हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ और हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसका हम लोग आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो था वो हमने पहले ही अपलोड कर लिया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो इस साइड पर स्क्रीन के ऊपर साइड इस साइड पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स बना होगा, उस पर लिखा होगा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एक्सप्लेनेशन। उसको आप लोग देख लीजिए, उस पर क्लिक करिए और आपको मिल जाएगा वो वाला वीडियो। अगर वैसे भी आपको नहीं मिलता है तो आप लोग जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर तब भी आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं तो फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर देखिए और वहाँ पर वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन वाला भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग दोनों ही वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज देखिए एग्ज़ाम में इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 क्या समझो 20 से 30 नंबर के, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ खुशन सिंह ग्रैंड मदर ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। यानी कि जो हमारा चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके अकॉर्डिंग जो खुशन सिंह जी की दादी अम्मा हैं उसके बारे में बताना, उनका चरित्र चित्रण करना। ठीक है, तो आंसर है हमारा द राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड वुमेन। यानी कि जो ऑथर की जो दादी अम्मा थी वो बहुत बूढ़ी थी। शी वॉज रिलीजियस माइंडेड एंड नोबल हार्टेड, यानी कि वो बहुत ही धार्मिक विचार वाली महिला थी और नेक दिल भी थी। और क्या हुआ कि इन द हाउस शी ऑलवेज कैरिड अ रोजरी इन हर हैंड्स। वो हमेशा घर पर जो वो होती है मोतियों की माला, उसको हमेशा फेरती रहती थी। शी कीप्ड टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स साइलेंटली। यानी क्या होता था कि वो जो दादी अम्मा थी वो हमेशा मोतियों की माला फेरती रहती थी, उसका जाप करती रहती थी और भगवान की प्रेयर शांति पूर्वक मुँह ही मुँह में, मतलब अब मुँह के अंदर ही वो बस करती रहती थी इस तरह से। ठीक, सी रीड हॉली बुक्स इन द विलेज टेम्पल। वो गांव में जो मंदिर था वहाँ पर उसके अंदर जाकर के धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी। शी वुड शे हर प्रेयर्स वाइल गेटिंग द चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल। जब वो अपने पोते को तैयार करती थी स्कूल के लिए, तभी वो प्रेयर करती थी जिससे कि उनके पोते को याद हो जाए। सी यूज्ड टू फीड द डॉग्स इन द विलेज एंड द स्पैरोज इन द सिटी। यानी कि वो गांव में वो डॉग्स को खाना खिलाती थी और उसके बाद जब वो शहर आ गई तब वो चिड़ियों को खाना खिलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शी ट्रीटेड द ऑथर विद द ऑलमोस्ट अफेक्शन। यानी कि वो अपने उनका जो पोता था वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। द ऑथर वाज सेंट अब्रॉड फॉर 5 years फॉर फर्दर स्टडीज। यानी कि जो ऑथर थे जब उनको बाहर भेजा गया अब आगे की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए, तब ऑथर ने सोचा कि सी थॉट दैट दिस माइट अपसेट हिज ग्रैंड मदर बट सी डिड नॉट ऑब्जेक्ट एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ। क्या होता है कि जो पोर्ट्रेट है, जो हमारे ऑथर हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं जैसे कि मैं चला गया विदेश तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी दादी अम्मा वो मुझसे नाराज़ हो जाएं। बट उनकी जो दादी अम्मा है उन्होंने बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुई और उसके बदले वो अपने पोते को खुद रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई और फिर उनके आने तक का इंतज़ार किया उन्होंने 5 साल तक। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, यानी कि जब उनके पोते 5 साल बाद वापस आते हैं, सी वाज देयर टू वेलकम हिम। फिर से उनकी जो दादी अम्मा थी उसी रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। सी वॉज सो हैप्पी दैट सी कलेक्टेड द वुमेन इन हर नेबरहुड एंड sang सॉन्ग एंड बीट द ड्रम टू सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग। यानी कि जब उनका पोता विदेश से आता है अपनी घर पर तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो अपने मोहल्ले की सारी महिलाओं को एकत्रित करती हैं और गाना गाती हैं, ढोलक बजाती हैं और कुछ इस तरह से वो अपने पोते की घर वापसी होने की खुशी में जश्न मनाती हैं। सी वॉज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड। यानी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मतलब पढ़ी लिखी ही नहीं थी, यानी कि औपचारिक रूप से नहीं पढ़ी थी। उनको ऐसे तो था जैसे कि धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान था, इस तरह का ज्ञान था, लेकिन एक जो पीजी से लेकर 12th तक जो पढ़ते हैं फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, इस तरह से औपचारिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं करी थी। ठीक है, सी हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड साइंस। यानी कि उनको अंग्रेजी और विज्ञान का ज्ञान नहीं था।
अभी मैंने बताया ना कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, जिस तरह से हम लोग औपचारिक शिक्षा लेते हैं तो उस तरह की शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी, इसलिए उनको अंग्रेजी और विज्ञान का ज्ञान नहीं था। बट शी वॉज सीरियस अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर ग्रैंडसन। लेकिन जो दादी अम्मा थी वो अपने पोते की शिक्षा के लिए बहुत गंभीर थी। वो चाहती थी उनके पोते को हर मतलब जो भगवान के बारे में भी बताया जाए, धार्मिक पुस्तकों के बारे में भी बताया जाए, यानी कि हर तरह का उनके पोते को ज्ञान जरूर मिले जो उनके पोते की जीवन के लिए आवश्यक है। सी एवन हेल्प्ड हिम विथ हिज नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकिए, लेसन इन द विलेज, यानी कि वो हमेशा उनकी पढ़ाई में हेल्प करती थी, उनकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। बट शी वॉज डिस्टर्ब्ड टू नो डैट म्यूजिक लेसन वर बीइंग गिविंग एट द सिटी स्कूल, यानी कि तब वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि शहर के स्कूल में उनके पोते को म्यूज़िक सिखाया जाता है। इट पेंड हर टू नो डैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड हॉली बुक्स, यानी कि उन्हें पता चलता है कि शहर के स्कूलों में ना तो भगवानों के बारे में बताया जाता है और ना ही धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जाता। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही अपसेट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कि while being given at the city school, हाँ नेक्स्ट है इट पेंड हर टू नो डैट देयर सी हेटेड म्यूज़िक का मतलब ये कि वो म्यूज़िक से घृणा करती थी। सी बिलोंग टू द ओल्ड जनरेशन, क्योंकि जो दादी अम्मा थी वो पुरानी पीढ़ी से संबंध रखती थी, ठीक है, वो पुरानी पीढ़ी की थी, इसलिए उनकी सोच भी थोड़ा पुरानी टाइप की थी इस वजह से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हाउ बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड देन वीक विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जो दादी अम्मा थी और उनके जो पोते थे उनके बीच में उनकी दोस्ती कब गहरी हो गई, कब मजबूत हुई और कब कमज़ोर हो गई, इसके बारे में उन्होंने वर्णन मांगा, यानी कि कुछ और भी अच्छी तरह से उन्हें जानना है कि किस समय ऐसा क्या हुआ कि उनकी दोस्ती मजबूत हो गई और ऐसा क्या हुआ कि उनकी दोस्ती कमज़ोर हो गई। तो आंसर है द लिटिल बॉय एंड हिज ओल्ड ग्रैंड मदर बिकम बेस्ट फ्रेंड इन द विलेज, यानी कि जो छोटा सा लड़का था यानी कि उनके पोते खुशन सिंह और उनकी दादी अम्मा गांव में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, बहुत ही पक्की दोस्ती हो गई थी उनके बीच में। सी गैव हिम द मॉर्निंग बाथ एंड ब्रेकफास्ट, जो दादी अम्मा थी वो अपने पोते को सुबह नहलाती थी, ब्रेकफास्ट कराती थी। सी वेंट विद हिम टू द टेम्पल स्कूल इन द विलेज एंड दे कैम होम टुगेदर इन द आफ्टरनून, यानी कि जो दादी अम्मा थी वो अपने पोते को स्कूल ले जाती थी और खुद टेम्पल चली जाती थी, गांव में ऐसा होता था। और वो फिर उसके बाद जब उनकी स्कूल से छुट्टी हो जाती थी और दादी अम्मा भी अपने पोते को लेकर के आते वक्त दोपहर में आती थी अपने वापस घर। बट व्हेन द टू मूव्ड टू द सिटी, यानी कि जब उन दोनों ने शहर की ओर मतलब रुझान किया या फिर मतलब शहर में आए, जब वो दोनों शहर में आए तब देयर फ्रेंडशिप सफर्ड अ क्रैक, यानी कि उनकी जो दोस्ती थी उसमें एक दरार आ गई थी। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप, यानी कि ये जो दरार थी उनकी शहर में आना उनकी दोस्ती के लिए एक उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया था, उनके रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जिससे क्या होता है कि द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, जो लेखक थे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में शहर में जाने लगते हैं। सी वेंट बाय द स्कूल बस, जो ऑथर होते हैं वो स्कूल बस के थ्रू जाते हैं। गांव में तो अपनी दादी अम्मा के साथ जाते थे, लेकिन शहर में वो लोग जो ऑथर थे वो स्कूल किससे जाते थे, स्कूल बस से जाते थे। सो द ग्रैंड मदर कुड नॉट कंपनी हिम एनी मोर, अब जो दादी अम्मा थी उनके साथ में मतलब स्कूल नहीं छोड़ पाती थी। नाउ ही वाज बीइंग टॉट साइंस मैथ एंड इंग्लिश, अब जो पोएट थे जो ऑथर थे मतलब जो ऑथर थे अब वो क्या सीखते थे, विज्ञान सीखते थे, गणित अंग्रेजी ये सब चीज़ें सीखते थे। और जो दादी अम्मा थी सो सी कुड नॉट हेल्प विथ हिज लेसन, यानी कि जो दादी अम्मा थी वो उनकी चीज़ों में हेल्प नहीं कर पाती थी। मोर ओवर वैन सी हियर्ड द म्यूजिक लेसन वर आल्सो बीइंग गिवन एट स्कूल,
जब उन्हें दादी अम्मा को पता चला कि अरे स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। सी फेल्ट वेरी डिस्टर्ब एज म्यूज़िक हैड चीप एसोसिएशन फॉर हर, यानी कि जो दादी अम्मा थी उनका मानना था कि जो म्यूज़िक सीखना है वो उनके मतलब उनके समुदाय का काम नहीं है या फिर उनकी जाति का काम नहीं है, या फिर जैसे मतलब उनका मानना था कि जो म्यूज़िक सीखना है वो केवल और केवल भिखारियों का काम है। इस तरह से उनका मानना था। नाउ सी सा लेस ऑफ हिम एंड withdrew herself when he went to university। जब वो यूनिवर्सिटी में गए ही गॉट अ रूम ऑफ हिज ओन, यानी कि जो ऑथर थे उनको एक अलग रूम दे दिया गया, दादी अम्मा को अलग रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ शेयरिंग द सेम रूम वॉज आल्सो ब्रोकन, यानी कि जब तक वो लोग एक रूम में रहते थे तब तक तो उनके बीच में बहुत ही अच्छी लिंक बनी रहती थी, क्योंकि आपस में बातचीत होती थी। बातचीत होने से दोस्ती में वो जो नाता होता है, जो दोस्ती होती है वो बनी रहती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों अलग अलग रूम में हो गए उससे उनकी बातचीत कम हो गई। कम होने की वजह से उनकी दोस्ती में जो लिंक था, यही कॉमन लिंक था, जो कन्वर्सेशन वही टूट गया। इसकी वजह से दादी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। देखो क्या होता है, सी फेल्ट आइसोलेट, यानी कि फिर से वो और भी ज़्यादा निराश हो गई। सी टुक टू प्लेइंग द चरखा एंड फीडिंग द स्पैरो। जो दादी अम्मा थी वो अब अपने खाली समय पर क्या करती थी, चरखा चलाती थी, अपनी चिड़ियों को खाना खिलाती थी। बट हर कंसर्न एंड अफेक्शन फॉर द राइटर वर नॉट अफेक्टेड। जो दादी अम्मा थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करती थी अपने पोते से। सी गैव हिम अ सेंड एट द स्टेशन। जो दादी अम्मा थी उन्होंने अपने पोते को छोड़ने गई थी स्टेशन पर। रिसीव्ड हिम ऑन कमिंग होम एंड सेलिब्रेटेड हिज अराइवल विद सॉन्ग एंड बीटिंग द ड्रम। और फिर 5 सालों बाद जब उनके पोते वापस आए शहर, अपने खुद के घर जब वापस आए तो उन्होंने फिर उसी स्टेशन पर लेने गई और फिर उसके बाद उनके आने की खुशी में गाना गाया और ड्रम बजाया और इस तरह से कुछ उन्होंने उस दिन को पूरा एक त्यौहार की तरह मनाया। सी एवन फॉरगेट टू प्रे दैट इवनिंग, यानी कि जो दादी अम्मा थी उस दिन इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी और जश्न मनाने में इतना व्यस्त हो गई थी कि वो उस दिन प्रेयर करना यानी कि प्रार्थना करना भूल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर इन द विलेज एंड इन द सिटी, व्हाट कुड बी द रीजन। यानी कि जो दादी अम्मा थी गांव में किस तरह का क्या लाइफ स्टाइल था, किस तरह से वो रहती थी उसके बारे में और क्या इसके पीछे का क्या रीज़न था। तो आंसर ये है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज वेरी ओल्ड एंड ग्रेसियस लेडी। जो ऑथर की जो दादी अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और दयालु महिला थी। सी होल्ड अबाउट इन द हाउस, वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर सेल्फ। यानी कि जो दादी अम्मा थी वो इधर उधर जब चलती थी तो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी, दूसरे हाथ से माला फेरती थी। सी कैरिड अ रोजरी इन हर अदर हैंड, यानी कि वो अपने एक हाथ से माले को फेरती रहती थी। द ऑथर कुड नॉट बिलीव दैट सी हैड वंस बीन अ चाइल्ड प्लेइंग गेम और अ यंग लेडी हु वाज मैरिड एंड हैड चिल्ड्रन। यानी कि वो जो ऑथर थे उनके जो पोते थे खुशवंत सिंह जी, वो विश्वास नहीं कर पाते थे कि मेरी दादी अम्मा भी पहले कभी बच्ची थी और वो भी कभी गेम खेलती थी, कभी वो भी बहुत ही सुंदर सी महिला थी और उनकी भी शादी हुई थी और उनके भी बच्चे थे। ये सब चीज़ें वो इमेजिन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इन द विलेज सी टुक कंप्लीट केयर ऑफ द ऑथर। जो गाँव में जो दादी अम्मा थी वो ऑथर यानी कि अपने पोते की बहुत ही अच्छे से उनकी केयर करती थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती थी। सी बाथ टू द बॉय इन द मॉर्निंग, वो अपने पोते को सुबह सुबह नहलाती थी। गैव हिम ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता देती थी। प्रिपेयर्ड विद हिज वुडन स्टेल एंड इंक पॉट फॉर टेकिंग टू स्कूल, यानी कि जो स्कूल में जो छोटे बच्चे नहीं लेकर के जाते हैं स्लेट, तो उन्होंने उनका लकड़ी का स्लेट निकाला, उसको तैयार किया, उस पर जो काले रंग का जो पेंट होता है उसको पोता और इंक पॉट को तैयार किया और उसको उनके बैग में रख दिया और उसके बाद उनको स्कूल के लिए तैयार कर दिया। सी वेंट विथ हिम टू द टेम्पल स्कूल वेयर ही वॉज टॉट द मॉर्निंग प्रेयर एंड द अल्फ़ाबेट बाय द प्रीस्ट। फिर उसके बाद जो ऑथर थे उनको दादी अम्मा फिर लेकर गई स्कूल और वहाँ पर उन्होंने जो सुबह की प्रार्थना होती है मंदिर में उन्होंने सिखाया कि सुबह वाली प्रार्थना दादी अम्मा सिखाती थी और जो वर्णमाला होती थी यानी कि अल्फ़ाबेट
उसको कौन सिखाते थे? पुजारी सिखाते थे। सी सेट देयर एंड रीड द स्क्रिप्चर, और उसके बाद जो दादी अम्मा थी वो मंदिर के अंदर बैठती थी और जो पुरानी जो धार्मिक बुक्स होती हैं ना, धार्मिक किताबें, बस उनका अध्ययन करती थी। वाइल गोइंग बैक होम बोथ ऑफ देम थ्रू स्टेल चपातीज टू द विलेज डॉग हु फॉलोड देम, यानी कि जब वो घर की ओर वापस जाती थी तब रास्ते में जो भी उनके पीछे पीछे जो भी डॉग्स लगे रहते थे उनको बासी रोटियां खिलाती थी। When the two were called to the city, there came a big change in her routine and also in her life, यानी कि जब वो दोनों ही शहर में आए तब उनकी जो डेली रूटीन था, डेली की जो दिनचर्या थी, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आया जिससे कि उनका जो लाइफ स्टाइल, रहन सहन का जो तरीका था वो भी चेंज हो गया। हर फ्रेंडशिप विथ द ऑथर वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन, यानी कि उनकी जो दोस्ती थी वो लगभग टूट ही गई थी। सी फेल्ट आइसोलेटेड, और दादी अम्मा बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाती इस बात से। सी एक्सेप्टेड इट कामली, यानी कि जो भी होता था ना, दादी अम्मा कुछ भी नहीं कहती थी, हमेशा शांतिपूर्वक उसको सहन करती थी, एक्सेप्ट करती थी, स्वीकार करती थी। सी मेड यूज़ ऑफ हर टाइम बाय रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्लेइंग द चरखा एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जितना भी जो समय होता था वो प्रार्थना में गुजारती थी। उसके बाद फिर वो चरखा चलाती थी, फिर चिड़ियों को खाना खिलाती थी, और वो भी दोपहर में। और सी लव्ड डूइंग दैट, ये सब चीज़ें करना उनको बहुत अच्छा लगता था। द रीज़न फॉर द वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू was that she could not go to school nor help with him with his lessons as now he went to an English school, यानी कि जो उनकी दोस्ती का जो बॉन्ड था, मेन बॉन्ड था, वो कमज़ोर इस वजह से भी हुआ क्योंकि जो दादी अम्मा थी अब वो उनको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती थी, ना तो उनकी पढ़ाई में हेल्प करवा सकती थी और ना ही उनको मतलब ये इंग्लिश स्कूल में जो जाते थे उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। इस वजह से यही सब रीज़न है उनकी दोस्ती के टूटने के। और नेक्स्ट है कि सी डिड नॉट एवन अप्रूव ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट एट स्कूल, यानी कि उनको ये भी नहीं समझ में आता था कि उनके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। उनको नहीं पल्ले पड़ता था कि भाई साइंस क्या होती है, मैथ क्या होती है, एसएसटी क्या होती है, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता था क्योंकि वो बहुत कोई औपचारिक जो हम लोग जिस तरह से पढ़ते वैसे थोड़ी पढ़ाई उन्होंने की। उनको तो ऐसे जीवन का ज्ञान था, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान था, इस वजह से उनको नहीं समझ में आता था। बट हर अफेक्शन फॉर हर ग्रैंडसन वाज एज स्ट्रॉन्ग एज एवर, यानी कि उनका अपने पोते के प्रति जो प्यार था ना वो हमेशा बहुत ही गहरा रहा। सी वेलकम्ड हिज होम कमिंग विद सॉन्ग एंड म्यूजिक, यानी कि जब उनके पोते वापस आए थे विदेश से तब उन्होंने उनका स्वागत किया था गाना गा करके, ड्रम बजा करके। Circumstance made all the difference as life in the village and in the city were very different, यानी ये सब जो चीज़ें हैं बहुत ही अलग बना देती हैं। शहर में रहना और गांव में रहना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इनमें अंतर है, दोनों में ही काफ़ी फ़र्क होता है और काफ़ी चीज़ें और अलग अलग जगह पे जाने से हमारी ज़िंदगी में अलग अलग तरह के चेंजमेंट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेस द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड ग्रैंड मदर इन द एजुकेशन ऑफ ऑथर, डू यू थिंक हर कंसर्न वॉज मिसप्लेस्ड, यानी कि दादी अम्मा जो थी वो अपने पोते की एजुकेशन के लिए जो चिंतित थी वो उनका ये चिंता करना सही था या फिर गलत था, आपका क्या मानना है? तो फिर देखिए, द ओल्ड ग्रैंड मदर हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, जो दादी अम्मा थी वो यानी कि वो औपचारिक रूप से तो शिक्षित थी नहीं, उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा ली नहीं। बट शी वॉज सीरियसली कंसर्न अबाउट द एजुकेशन ऑफ हर ग्रैंडसन, लेकिन वो अपने पोते की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर थी। शी यूज टू वॉश एंड प्लास्टर हिज वुडन स्लेट, गेट द स्कूल बैग रेडी एंड गो विथ हिम टू द स्कूल, वो अपने पोते के जो स्लेट होता है लकड़ी का वो था, उसको वो धुलती थी, धुलने के बाद उस पर काले रंग का प्लास्टर करती थी, उसके बाद फिर उनके बैग को रेडी करती थी और उनको स्कूल छोड़ने जाती थी। सी एवन हेल्प हिम विथ हिज लेसन इन द विलेज, गाँव में वो अपने पोते की पढ़ाई में हेल्प भी करती थी। एवन इन द सिटी शी वुड आस्क द बॉय व्हाट ही हैड बीन टॉट एट स्कूल, यानी कि जब शहर में आई तब उन्होंने एक दिन अपने पोते से पूछा आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया, तो
को कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या मतलब देखो। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड एंड लॉ ऑफ एजुकेशन, लॉ ऑफ साइंस, यानी कि वो कुछ भी नहीं समझ सकी, क्योंकि जो उनका पोता था उन्होंने बताया कि आज हम कुछ इंग्लिश बताया कि इंग्लिश पढ़ के आए हैं और जो विज्ञान के जो नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ के आए। तो भाई उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, इस वजह से उनको कुछ समझ नहीं आया। सी फेल्ट अनहैप्पी टू नो डैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि स्कूल में ना तो भगवान के बारे में बताते हैं, ना तो उन धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनके बारे में भी नहीं बताते हैं। शी वॉज शॉक्ड टू नो डैट अबाउट म्यूज़िक लेसन्स बीइंग टॉट देयर, यानी कि बहुत ज़्यादा अचंभित होती हैं जब उन्हें पता चलता है कि स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जाता है, क्योंकि उनको अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक सीखना गलत था। उनको लगता था ये सब म्यूज़िक वगैरह कौन सीखते हैं, भिखारी वगैरह सीखते हैं, या फिर उनकी जाति का ये सब काम ही नहीं है, ऐसा मानती थी वो। तो जो वो थी दादी अम्मा थी, सो सी विथड्रू हरसेल्फ कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा चिंतित होती है अपने पोते के लिए। सी हेटेड म्यूज़िक बिकॉज सी थॉट इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेलर्स एंड ब्रैगर्स, यानी कि उनका मानना था कि भिखारियों का सीखना, ये जो म्यूजिक सीखना ये भिखारियों का काम होता है। द ग्रैंड मदर बिलोंग टू द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जो दादी अम्मा थी वो पुरानी विश्व सभ्यता से संबंधित थी, यानी कि मतलब बहुत पुराने ख्यालों वाली थी, इस वजह से उनको ऐसा उनके विचार थे। सो हर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एजुकेशन वाज डिफरेंट, यानी कि उनकी सही शिक्षा के लिए जो भी विचार थे बहुत अलग थे, बाकी लोगों से बहुत अलग। हर माइंडसेट कुड नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज, उनका जो मानसिक मन था, उनका जो दिमाग था वो किसी भी तरह के बदलाव को चेंज करने, किसी भी बदलाव, कोई भी बदलाव उनकी लाइफ में जब भी होता था तो उसको स्वीकार करने में काफ़ी उनको प्रॉब्लम आती थी, वो कर नहीं पाती थी। हर कंसर्न वाज मिसप्लेस्ड बिकॉज द ऑथर हैड ऑलरेडी इनकैलकुलेटेड द मॉरल वैल्यू फॉर हर एंड नाउ ही वॉज बीइंग टॉट इंग्लिश एंड मॉडर्न साइंस फॉर अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर, यानी कि जो दादी अम्मा थी वो अपने पोते के लिए जो इतना चिंता करती थी ना कि पढ़ाई में ये भी सिखाना चाहिए था, स्क्रिप्चर्स के बारे में, गॉड्स के बारे में भी नॉलेज देना चाहिए था। तो पता है जो उनके पोते थे वो उतना तो ज्ञान ले ही चुके थे भाई, नैतिक मूल्यों के बारे में इतना जानकारी ले चुके थे, लेकिन अब आने वाली जो ज़िंदगी है, प्रगतिशील जो भविष्य है उनका, अब उसमें जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं जैसे कि इंग्लिश हो गई, मॉडर्न साइंस यानी आधुनिक विज्ञान के बारे में, ये सब जो जानकारी है वो लेना बहुत आवश्यक था। अगर ये नहीं लेंगे तो आगे चल के उनका कैरियर कैसे, वो कैरियर अपना आगे कैसे कैरियर बनाएंगे, कैसे आगे चल के क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, उनका जो पोता है वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कैसे कर पाएंगे जब तक वो कुछ और भी आज के ज़माने के हिसाब से जब तक नहीं वो पढ़ रहेंगे, जब तक ऐसा नहीं पढ़ेंगे जैसे कि आज के ज़माने में जो रिक्वायरमेंट है, तो तब तक वो कैसे अपना कि उनके पोते जो चाहते हैं बनना वो कैसे बन पाएंगे। तो इसीलिए उनका जो आज के ज़माने के हिसाब से भी अब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि वो उन्होंने पढ़ाई की। दिस एजुकेशन हेल्प्ड हिम अ ग्रेट डील इन हिज करियर इन लेटर लाइफ, यानी कि आने वाली जो उनकी लाइफ थी, उनकी लाइफ में जो आगे जो भी वो करियर चूज़ करेंगे उसमें बहुत काम आएगी इनकी ये इंग्लिश की एजुकेशन, मॉडर्न साइंस की एजुकेशन और साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी। नैतिक मूल्यों को तो दादी ने सिखा दिया, लेकिन अब बारी है किसकी, इंग्लिश और मॉडर्न साइंस के बारे में, कि भाई इसको भी सीखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट एस्पेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड पीपल आर हाईलाइटेड इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी कि जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध लोगों के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर है इसमें वृद्ध लोगों के किन पहलुओं पर प्रकाश डाला है इसमें पूछा जा रहा है। तो खुशवंत सिंह की स्टोरी पोर्ट्रेस द लाइफ ऑफ ग्रैंड मदर हु वाज ट्राइंग टू ब्रिंग अप हर ग्रैंड सन इन अ कंट्री वेयर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर फाइटिंग टू मेक इट फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश, यानी कि जो खुशवंत सिंह जी की कहानी है एक दादी के जीवन को चित्रित करती है जो अपने पोती को एक ऐसे देश में बड़ा करने की कोशिश कर रही है जहां अधिकांश लोग अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए लड़ रहे थे। They were still the rulers and as a result whatever they had brought with them, be it English education or English fashion, it was looked upon with doubt and distrust by most of the Indians.
क्या होता है, वे अभी भी शासक थे और परिणाम स्वरूप जो भी वे अपने साथ लाए थे, और चाहे वह अंग्रेजी शिक्षा का हो या फिर अंग्रेजी फैशन का, या अधिकांश भारतीयों द्वारा इसे संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है इस चीज़ को। अब क्या होता था, जब पहले टाइम पर जब अंग्रेज़ों का जो भी शासन होता था उस टाइम पर वो अपनी रूल्स लगाते थे कि स्कूल में भाई इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, स्कूल में इंग्लिश साइंस पढ़ाई जाएगी। तो अब ऑथर को भाई ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जो वो गवर्नमेंट ही थी वही, तो इस वजह से उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, खुशन सिंह ग्रैंड मदर being old and uneducated could not reconcile to the thought of her grandson being taught all the modern subjects like math, science, new theories and music। यानी कि जो उनकी दादी अम्मा थी ना, वो हुसैन सिंह जी अपने पोते को, जो भी उनकी दादी अम्मा थी ना, वो नहीं समझ पाती थी कि उनका पोता मैथ पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, ये सब चीज़ें मतलब क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वो समझ नहीं पाती थी और इस चीज़ से सहमत भी नहीं थी। तो फिर उसके बाद हमारा आता है कि although she did not force her views और हर फैमिली, यानी कि उन्होंने किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया, अपना जो नज़रिया था वो अपनी फैमिली पर उन्होंने दादी अम्मा ने थोपा नहीं। शी बिकेम अ रिक्लोज, और क्या होता है कि फिर भी वो शांत रही। शी लिव्ड इन हर ओन वर्ल्ड, यानी कि वो खुद की दुनिया में रही। स्पिनिंग द व्हील द होल डे, और उन्होंने जो चरखा हमेशा पूरा दिन चलाती रहती थी, प्रेइंग प्रार्थना करती रहती थी, और जो उनका खाली समय बचता था वो चिड़ियों को खाना खिलाने में बीत जाता था। द राइटर सेज दैट इफ़ द ओल्ड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट द चेंज विच टेक प्लेस इन सोसाइटी रिगार्डिंग एजुकेशन, थिंक लाइफस्टाइल लिटरेसी। यानी कि जो लेखक का कहना है कि यदि वृद्ध लोग समाज में शिक्षा, सोच, जीवन शैली आदि को लेकर होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं ना, उसे समझने में बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किल होती है और उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दिस गिव वे टू अ जनरेशन गैप विच कैन बी ब्रिज टू सम एक्सटेंट बाई प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बाई द ओल्ड एज वेल एज द यंग। जो दादी अम्मा थी वो मतलब जो भी जितने भी बूढ़े लोग होते हैं वो अलग थलग महसूस करने लगते हैं, और ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं ना, ये एक पीढ़ी के अंतर को जन्म देता है, जिसे बूढ़ों के साथ साथ युवाओं को उचित समझ से कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर जो एक पीढ़ी का जो भी अंतर होता है, एक पोता एक दादी, अगर दोनों लोग अपनी तरफ से 50-50% कोशिश करें इस न्यू जनरेशन को समझने की, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को समझा जा सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Describe the unique relationship of the grandmother with the dogs and the sparrow. Do you think it is believable and desirable? यानी कि कुत्तों और दादी के अनोखे रिश्ते का वर्णन करें, और जो गौरैया है उसके साथ जो भी रिश्ता था उसके बारे में बताना है, और क्या आपको लगता है कि यह विश्वसनीय या फिर अवांछनीय। तो देखते हैं क्या है। द ओल्ड ग्रैंड मदर हैड लिव्ड अ सेक्युलर्ड लाइफ इन द विलेज। जो दादी अम्मा थी, बूढ़ी दादी अम्मा थी, वो एकांत में जीवन बिताती थी। शी न्यू हाउ टू ब्रिंग अप एंड फीड द चिल्ड्रन लविंगली। उन्हें पता था छोटे बच्चों को किस तरह से संभाला जाता है, किस तरह से उनको खाना खिलाना होता है, कैसे प्यार से बड़ा किया जाता है। शी हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, वो औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी। येट विथ लॉन्ग प्रैक्टिस शी हैड लर्न टू रीड स्क्रिप्चर्स। फिर भी लंबे समय अभ्यास से उन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ना सीख लिया था। और शी विश्ड हर लिटिल ग्रैंडसन आल्सो टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर बाई हर। और वो चाहती थी कि उनका जो पोता है ना, वो भी जो सुबह की प्रार्थना होती है वो भी सीखे। द ओल्ड लेडी हैड अ यूनिक रिलेशन विद द डॉग्स इन द विलेज। जो बूढ़ी दादी अम्मा थी ना, उनका जो रिलेशनशिप था ना डॉग्स के साथ गांव में, वो बहुत यूनिक था, बहुत ही अच्छा था। और जो फिर उसके बाद जब शहर में आ गई, और फिर शहर में आने के बाद चिड़ियों के साथ जो यूनिक रिलेशनशिप था दादी अम्मा के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत यूनिक था, बहुत ही अच्छा था। और उन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप हो गई थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक थी, समझो एक तरह से। तो देखिए, सी कैरीड स्टील चपातीस फॉर द विलेज डॉग्स। वो हमेशा गांव में कुत्तों को बासी रहती थी, और दे वेटेड फॉर
हर एज सी लेफ्ट इन द टेम्पल, और वो हमेशा जो भी डॉग्स होते थे वो हमेशा मंदिर का गेट होता है उस पर हमेशा उसी जगह पे खड़े होकर के दादी अम्मा का इंतजार करते थे। और जब इन द सिटी सी befriended the sparrow by offering them the crumbs of bread in the afternoon, जब शहर में वो आई तो फिर शहर में जो चिड़िया थी वो हर दोपहर आंगन में वेट किया करती थी कि अब आएगी दादी अम्मा और अब रोटी देंगी, अब रोटी के टुकड़े देंगी। दे बिकम सो फ्रेंडली, यानी कि वो चिड़ियों के साथ बहुत फ्रेंडली रहती थी विद हर दैट दे पर्चेंड ऑन हर हेड एंड शोल्डर, और जो चिड़िया थी वो कभी उनकी सर पे बैठ जाती थी, कभी उनकी कंधे पे बैठ जाती थी। सी नेवर शूड दैम अवे, और वो कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करती थी, बहुत ही प्यार से रहती थी। दैट वॉज द रीज़न वाई द बर्ड्स गैदर्ड इन थाउजेंड टू मॉर्न हर डेथ, और यही रीज़न था कि हज़ारों की तादाद पर चिड़िया जब उनकी डेथ हुई थी ना, तब हज़ारों की तादाद पर चिड़िया आई वहाँ पर उनका शोक मनाया कि दादी अम्मा थी हमारी, उन्होंने हमें कितना ज़्यादा मतलब हमारी सेवा करती थी। They sat quietly in the courtyard, took no notice of the bread piece thrown to them, and flew away quietly after her death. Body was taken for cremation. जो चिड़िया थी वो वहाँ पर मतलब जिस जगह पे दादी अम्मा की बॉडी रखी थी, डेड बॉडी, वो वहीं पर शांति से बैठ जाती हैं और वो जो भी रोटियों के टुकड़े होते हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। और फिर उसमें जैसे ही डेड बॉडी उस जगह से हट जाती है तो वो लोग अशांति से अपना उड़ जाती हैं। येस, दिस रिलेशनशिप इज़ बिलीवेबल, यानी कि ये जो रिलेशनशिप था उस पर विश्वास किया जा सकता है। बिकॉज व्हेन पीपल फील आइसोलेटेड एवन इन अ फैमिली, यानी कि जब हाँ यह रिश्ता ही कभी विश्वसनीय, क्योंकि जब लोग परिवार में भी अलग थलग महसूस करते हैं ना तो उनके साथ क्या होता है, व्हेन पीपल feel isolated even in a family, they find solace in the company of animals and birds. Grandmother loved feeding and playing with the sparrow and the feeling was reciprocated. जो क्या होता है, देखो जानवरों और पक्षियों की संगति में संतापना उन लोगों को मिलती है। दादी को गौरव को खाना खिलाना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद है, और ये जो भावना थी ना उनको उनके साथ ही मिलती थी। तो मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन आंसर को आप लोग पढ़ करके एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और जिन्होंने अभी तक मेरी पहले वाली ये जो वीडियो नहीं देखे हैं एक्सप्लेनेशन वाला और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला ना, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने तीनों वीडियो देख ली ना, ये तीनों एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो पक्का मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आओगे, ठीक है। आज के लिए तो बस इतना ही है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो आएगा किसका, नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तो आपको पता ही है और जल्दी लाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।